एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के अंदर अपने वन शॉट रिवीजन। फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दो। क्यों? क्योंकि वन शॉट रिवीजन की अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे चेक करना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हैं हमारे वन शॉट रिवीजन के अंदर। ठीक है, तो फटाफट से आप अटेंडेंस लगाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार सीरीज। और आज पढ़ेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं द मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज वही है कि आप लोगों ने सामान बना तो लिया है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो तो चुका है, बट वो फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन आपने कर रखा है, क्या वहां तक कस्टमर पहुंचने वाला है? आप अपने उस प्रोडक्शन को, अपने उस आउटपुट को अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे? उसके ऊपर फैक्ट्री में सामान रखा है तो बहुत सारा रिस्क भी है। हो सकता है कोई चुरा के ले जाए, हो सकता है कि कहीं आग लग जाए। तो इस रिस्क को कौन संभालेगा? इस रिस्क को हमारे साथ कौन शेयर करेगा? और तो और, आज हमने सामान बनाया है, पता नहीं कस्टमर को कब चाहिए ये, तो ऐसे में सामान को बनाकर रखा कहाँ जाए? और तो और, हमने सामान बना लिया है, हम कुछ सामान अपने कस्टमर्स को ऑफर करना चाहते हैं, कुछ गुड्स बेचना चाहते हैं, कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, ये बात उन तक पहुंचेगी कैसे? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने जो सामान बनाया है उस सामान को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और हम कैसे अपने सप्लायर कस्टमर से बातचीत करेंगे? इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन है, पता है क्या? वो है हमारी बिजनेस सर्विस। कि बिजनेस सर्विसेज के बिना अधूरा है, क्योंकि बिजनेस सर्विसेज मदद करती हैं किसी एक बिजनेस की सक्सेसफुल होने में। तो आखिरकार क्या होती हैं ये बिजनेस सर्विसेज? तो बेटा, बिजनेस सर्विसेज वही इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो एक बिजनेस के अंदर परफॉर्म की जाती हैं ताकि बिजनेस को एक सपोर्ट मिल सके, बिजनेस स्मूथली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब इंटेंजिबल क्यों है? क्योंकि आप सर्विसेज को देख छू नहीं सकते, आप सिर्फ इनका बेनिफिट अवेल कर सकते हो। एज वेल एज ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसीलिए हैं क्योंकि बच्चे सर्विसेज के आगे बिजनेस लग गया है, और कोई भी जो बिजनेस है वो बिना प्रॉफिट के तो हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज वही आपकी इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी जिनको फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट आप लोग कर रहे हैं, और जिनकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत आसानी से चल पा रहा है। बट इन बिजनेस सर्विसेज में किसी भी तरीके की ऑनरशिप ऑफ फिजिकल गुड्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम तो आपको सिर्फ मदद कर रहे हैं कि भाई तुमने सामान बना दिया है, तुम्हारे सामान को हम तुम्हारे कस्टमर तक पहुंचवा देंगे। हम सिर्फ इस चीज के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, और ये काम करने के लिए बदले में हम थोड़ा सा पैसा लेते हैं। अब इन सब चीजों की वजह से बिजनेसेस को क्या मिलती है? एक फैसिलिटी मिलती है ताकि वो अपने अलग अलग ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली रन कर सकें। किसकी मदद से? बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और कम्युनिकेशन है। जैसे कि हमने बहुत सारी कुरियर सर्विसेज के बारे में सुना है, बैंक को तो हम लोग सब जानते ही हैं, और बहुत सारी इंश्योरेंस सर्विसेज भी हम लोगों के पास अवेलेबल है। चलो याद करो, अपने वो एग्जाम्पल जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि तुम्हारी एक क्लोथिंग ब्रांड है और तुम्हारे ब्रांड का नाम है ट्रेंडस्टर टीज। ट्रेंडस्टर टीज, जिसके अंदर अब क्या है भाई कि तुम्हारा ना अपना कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं है, तुम्हारे पास कोई अपना डिलीवरी आपने कोई एक स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर रखा है, तो इसलिए आपने ब्लू डार्ट की हेल्प ले ली अपने सामान को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। उसके अलावा अब तुमने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया HDFC के अंदर ताकि तुम अपने बिजनेसेस की जो पेमेंट्स हैं उसको मैनेज कर सको, क्योंकि बड़े बड़े शिपमेंट्स आते हैं तुम्हारे पास, तो तुमने इंडियन रेलवे कार्गो सर्विसेज का इस्तेमाल कर लिया। और तो और, तुम्हें डर हो रहा था कि तुम्हारा सामान कोई चोरी ना करके ले जाए, आग ना लग जाए, तो इसलिए तुमने फायर इंश्योरेंस ले लिया LIC से। तो इन सभी चीजों के अंदर कुछ 5 टाइप्स की बिजनेस सर्विसेज कवर हुई, जैसे कि पेमेंट और ट्रांजैक्शन के लिए बैंकिंग की सर्विस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क के लिए इंश्योरेंस की सर्विस, और तो और गुड्स को मूवमेंट देने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए तुमने इस्तेमाल करी ट्रांसपोर्ट सर्विस। वेयर हाउसिंग की सर्विस तुमने यूज करी ताकि तुम गुड्स को स्टोर करके रख सको तब तक जब तक कि कस्टमर हमारा डिमांड नहीं करता है। और कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे वो SMS के थ्रू हो, ईमेल के थ्रू हो, ताकि भैया आपको ये पता चल सके कि हाँ, आपने जो ऑर्डर किया था वो कंफर्म हो गया है। ठीक है जी। तो अब इन्हीं सर्विसेज के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। तो देखो जरा,
कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि बैंकिंग, एक बैंकिंग के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है भाई, हम अपना पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं, हमें लोन मिल जाता है, हम पेमेंट कर सकते हैं बैंक्स के थ्रू। जैसे कि हमारे पास कुछ बैंक्स हैं जो ये सारे काम हमें करना अलाउड करते हैं, चाहे वो HDFC है, चाहे वो SBI है। उसके बाद इंश्योरेंस आपको रिस्क के प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि आपने LIC का नाम तो सुना ही होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इतने अच्छी अच्छी लाइंस के साथ ये लोग हमें बता रहे होते हैं कि आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने रिस्क के अगेंस्ट आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, जिसका मतलब है कि गुड्स और लोगों का मूवमेंट हो सकता है, चाहे वो ब्लू डार्ट के थ्रू हो, चाहे वो इंडियन रेलवेज कराएं। वेयर हाउसिंग की हेल्प से आप अपने गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो गोडाउन्स के अंदर, और कोल्ड स्टोरेज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कम्युनिकेशन, जहां पर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू, मोबाइल के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। अब अपनी पहली सर्विस की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग सर्विसेज क्या मतलब है भाई, बैंक से रिलेटेड होगी। अब यानी कि बैंक हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है। एक बैंक होता कौन है, एक बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है बच्चे, जिसका काम ही होता है फाइनेंस को मैनेज करना। कि बिजनेस करते टाइम तुमको बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी पड़ती होंगी, तो तुम्हें उन तुम्हारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में मदद करता है तुम्हारा बैंक। कैसे, अपनी कुछ बैंकिंग सर्विसेज तुम्हें प्रोवाइड करके। तो बैंकिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम अपने डिपॉजिट्स वहां पर उनके पास जमा करा सकते हैं, यानी कि बैंक हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, हमें भीड़ वक्त में, हमारे बुरे समय में हमें पैसा उधार देता है, और भी बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे कि उसकी मदद से हम फंड ट्रांसफर कर पाते हैं, ATM की मदद मिलती है हमें, कि कभी भी अगर हमें पैसा विड्रॉ करना है अपने बैंक से तो ATM से हम विड्रॉ कर सकते हैं। और ऑनलाइन बैंकिंग तो भाई वाह है, कि घर बैठे ही अपना पूरा बैंक अकाउंट हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ तरीके के बैंक अकाउंट्स पढ़े थे, तो जनरली 5 तरीके के अकाउंट्स हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए। पहला था बच्चों सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट क्या होता है कि जब हम लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है और उस पैसे को हम घर की तिजोरी में ना रख के हम अपने बैंक अकाउंट में अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं, ताकि हम उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सके, कि भाई घर की तिजोरी में रखा हुआ पैसा तो बढ़ने वाला है नहीं, उसका तो कुछ नहीं होने वाला, वो ऊपर खर्च ही होगा क्योंकि रोज दिखेगा। तो वहीं पे अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। एज वेल एज सेविंग अकाउंट जो होता है वो हमारे अंदर एक सेविंग हैबिट को जनरेट करने के लिए भी खोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट यहाँ पर विड्रॉल्स थोड़े से लिमिटेड होते हैं, क्योंकि तुम्हारा हाथ रोक कर भी तो चलना है ना। अब इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है, स्टूडेंट और सैलरीड पीपल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट मतलब जब चाहो तब करो इस्तेमाल, बट जब चाहो तब करो इस्तेमाल, ये किन लोगों के लिए है बात, ये बात है बेटा सभी बिजनेसेस और ट्रेडर्स के लिए। क्यों, क्योंकि एक बिजनेस में एक ही दिन में न जाने कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती होंगी, उनको तो टाइम टू टाइम बिजनेस ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है बैंक के थ्रू। तो ऐसे में करंट अकाउंट कहता है कि यार तुम तो रोज पता नहीं कितनी सारी ट्रांजेक्शन करते हो, तो हम तुम्हें कोई इंटरेस्ट तो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ तुम पैसा जोड़ना तो नहीं चाहते, यहाँ तुम्हारा इस अकाउंट को खोलने का पर्पस सिर्फ तुम्हारा बिजनेस ऑपरेट करना है, कि तुम अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए सिर्फ करंट अकाउंट खोलते हो। तो इसीलिए हम तुम्हें कोई इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं देंगे। हाँ, हम तुम्हें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करने की फैसिलिटी देते हैं, कि तुम कितनी चाहे ट्रांजेक्शन यहाँ से कर सकते हो। और हाँ, कभी कभी जब तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी ना, तो हम तुम्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दे देंगे, मतलब कि तुम्हारे बैंक में पैसा कम भी होगा तब भी तुम उससे ज्यादा विड्रॉ कर पाओगे, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब तुम अच्छे कस्टमर बन के दिखाओगे, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी जो है वो करंट अकाउंट होल्डर्स को मिल जाती है। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने RD के नाम से जाना था। अब RD क्या होता है, ये एक फिक्स मंथली डिपॉजिट की तरह होती है, कि अगर आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तुम्हें लगता है कि कुछ सालों तक तुम्हें थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना है, आने वाले 2 साल के बाद तुम्हें पता है, तुम्हारे घर वालों को पता है कि आने वाले 2 साल के बाद उनका खर्चा आने वाला है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज का एडमिशन होने वाला है, तुम्हें हायर एजुकेशन की तरफ उनको लेकर जाना है, तो उनका खर्चा आने वाला है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले 2 साल तक वो हर महीने 2-2 हज़ार रुपये बैंक में जमा कराएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये चीज़ वो वैसे सोचे कि चलो घर में ही पैसा रखें, तो वो नहीं जुड़ पाता है। तो यही चीज़ जब बैंक के थ्रू करी, तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन होता है, प्लस
एक और फायदा होता है, यहाँ इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंडेड फॉर्म में, यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट तुम कमा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी डिपॉजिट मानी जाती है जहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जनरली स्मॉल सेविंग गोल्स के लिए ये अच्छा है। फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम एफडी के नाम से भी जानते हैं और इसको हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, जहां पर लंबे समय के लिए आपने अपने एक डिपॉजिट करा दी है क्योंकि आप एक अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हो या आप अपने फ्यूचर के लिए उस पैसे को जोड़कर रखना चाहते हो, तो हम लोग जाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट पे। यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। तो यहाँ पर एक लमसम मतलब वन टाइम पेमेंट जाती है, वन टाइम डिपॉजिट होती है जहाँ पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। बट अर्ली विड्रॉल्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। बट हाँ, अगर मान लो तुमने 10 साल के लिए अपनी एफडी कराई है और 10 साल से पहले तुम्हें उसका पैसा चाहिए, तो यस, मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी आप उसको एफडी को ब्रेक कर सकते हो, बट उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए अच्छी होती है। उसके बाद एमओडी का मतलब होता है कि जहां पर आपको सेविंग प्लस एफडी दोनों अकाउंट्स का जो फीचर है, जो बेनिफिट है, वो आपको यहाँ पर मिलते हैं कि आप यहाँ पर अपनी एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करते हो। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या होता है कि आपको लगता है कि आप महीने में 30,000 रुपए खर्च करते हो। 30,000 रुपए की आपकी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो होती रहती है। आप अपने हाथ में 30,000 रुपए चाहते हो कि जब भी मुझे जरूरत हो तो एटलीस्ट 30,000 रुपए मैं जब चाहे निकाल लूं। बट अगर आपको लगता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी सेविंग करते हुए चलना है, आपको इंटरेस्ट भी कमाना है अच्छा खासा, तो ऐसे में एमओडी हमारी मदद करता है कि अपनी एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करने के बाद अगर कभी भी कोई एक्स्ट्रा पैसा होगा तो वो ऑटोमेटिकली एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको सेविंग के भी बेनिफिट मिल रहे हैं कि जब आपको पैसों की जरूरत है आप सेविंग अकाउंट से निकाल सकते हो, प्लस लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपका पैसा भी जुड़ रहा है जिसके ऊपर अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटो ट्रांसफर हो जाता है एफडी के अंदर आपके एक्सेस बैलेंस के जो भी आपका एक्सेस बैलेंस होता है उसके ऊपर लिक्विडिटी, यानी कि आपके हाथ में पैसा भी रहता है, प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा होता है। तो ये फ्लेक्सिबल सेविंग और रिटर्न्स के लिए बेस्ट माना जाता है। तो बता दो भैया, समझ आ गए फिर से पांचों के पांचों अकाउंट। अब आ जाओ बैंकिंग फैसिलिटी पे। बैंक हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैंक हमें बैंक ड्राफ्ट देता है, जिसको आपने डिमांड ड्राफ्ट या डीडी के नाम से सुना होगा। कि मान लो मुझे किसी दूसरी स्टेट में जाना है और मैं कैश कैरी नहीं करना चाहती हूँ, तो ऐसे में वही कैश ले जाके मैंने अपने बैंक को दे दिया, तो बैंक ने मुझे उसी कैश के बदले में एक पेपर टाइप बना के दिया जिसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना मैंने कैश बैंक को पकड़ाया। तो मुझे जस्ट वो पेपर ट्रैवल करना है, मुझे जस्ट वो पेपर को लेकर ट्रैवल करना है और मेरे को दिमाग में कोई टेंशन नहीं रखनी कि भैया मैं तो इतना सारा कैश लेकर जा रही हूँ, कहीं कोई चुरा ना ले। तो ऐसे में हम लोग बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिक्योर पेमेंट कर सकते हो अक्रॉस द डिफरेंट लोकेशन। उसके बाद बात आती है ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब आप अपने अकाउंट से जितना पैसा नहीं भी है उससे ज्यादा निकाल लो। जैसे कि आपके अकाउंट में आपने 10,000 रुपए की किसी को पेमेंट करनी थी, बट आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए हैं, तो बैंक अपनी तरफ से आपको 5,000 रुपए देगा और 10,000 की आपकी पेमेंट वो क्लियर कर देगा। बट ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, उसके बाद कैश क्रेडिट। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस को चलाते चलाते अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी हमें पैसों की जरूरत होती है। हमें नहीं चाहिए कोई लंबे समय के लिए लोन, हमें नहीं चाहिए कोई बहुत सारा पैसा, हमें सिर्फ थोड़ा सा पैसा चाहिए जिससे कि हम अपने बिजनेस को डे टू डे उस बिजनेस को मैनेज कर सकें। तो डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे बोलते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। तो कई बार हमें शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है, तो उस केस में हम लोग कैश क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एटीएम तो हम सभी लोग जानते हैं कि 24/7 आप यहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हो और इवन अपने जो बैलेंस है उसको भी यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, ये एक तरीके की मशीन है जिसकी हेल्प से आप अपने कार्ड पेमेंट जो है वो स्टोर्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ईडीआई एक्सचेंज, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। कई बार क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, मतलब कुछ डेटा ट्रांसफर करना है इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइसेस, यानी कि जो बिल होता है, हमें बिल देना है या कोई लीगल डॉक्यूमेंट देना है, तो ऐसे में वो काम हम इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिजिटल कैश। डिजिटल कैश का मतलब होता है कि जैसे कि आपका मेट्रो कार्ड, आपके फास्टैग, प्रीपेड वॉलेट्स, ये सब आपकी क्या मदद करते हैं कि आपके फोन में पैसा है, डिजिटल फॉर्म में आपके पास पैसा है जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हो फॉर मेकिंग एनी
पेमेंट, ठीक है। उसके बाद EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये दो तरीके के होते हैं बेटा, NEFT और RTGS। अब NEFT के अंदर क्या है, आप कितना भी अमाउंट जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा समय लगता है। बट वहीं पे RTGS के अंदर एक लिमिट है कि 2 लाख कम से कम आप पेमेंट करने जा रहे होगे अगर, तो RTGS का आप इस्तेमाल करोगे। और इसमें ऑन द स्पॉट, यानी कि बहुत ही इंस्टेंट वे में, इधर आपने क्लिक किया, उधर दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसे यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला था बच्चों मोबाइल बैंकिंग। इसको तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जब बैंकिंग सर्विसेज की बात करते हैं तो आजकल हमारे पास जो हमारा बैंक है वो हमारे मोबाइल के अंदर आ गया है। तो बहुत सारे हमारे पास स्मार्टफोन ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम अपने सारे बैंकिंग जिसके थ्रू हम लोग अपनी सारी बैंकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आया इंटरनेट बैंकिंग, जिसको आप नेट बैंकिंग भी कहते हो। यहाँ पर हम लोग बैंकिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट। मोबाइल बैंकिंग में यही काम मोबाइल ऐप से किया जाता है, बट जब हम नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं तो हम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से काम करते हैं अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, जैसे कि FD की बुकिंग करना, ट्रांसफर करना या यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट करना, ये सारी चीजें हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आया हमारा UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहां पर इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस जो आप लोग कर सकते हो, यानी कि UPI के थ्रू, अपने UPI ID के थ्रू या अपने QR कोड के थ्रू आप यहाँ पर पैसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हो, या अपनी बहुत सारी पेमेंट्स भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आया हमारा डेबिट कार्ड, हमारे ही बैंक का पैसा जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कार्ड। तो यहाँ पर आपके सेविंग अकाउंट को या आपके करंट अकाउंट को लिंक कर दिया जाता है एक कार्ड के थ्रू, जिसकी हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हो इंस्टेंटली। आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, और इसकी लिमिट लेकिन सिर्फ उतनी है जितने आपके बैंक अकाउंट में पैसा है। तो ये आप ही का पैसा है जिसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। बट वहीं पे अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत होइए। बैंक आपको देता है एक और कार्ड जिसको कहते हैं हम क्रेडिट कार्ड, जहां पर एक तरीके से आप बैंक से पैसा उधार ले रहे हैं कुछ समय के लिए, और थोड़े दिन बाद आप उसका पैसा वापस कर देंगे। तो एक तरीके से ये पैसा आपने उधार लिया है बैंक से, जिसको आप बाद में वापस करेंगे, लेकिन अगर देरी करी तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने हॉलीडे पैकेज को बुक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, जिसकी पेमेंट आपने 20 दिन बाद करी। उसके अलावा हमारे पास ई-वॉलेट या फिर मोबाइल वॉलेट होता है हमारे पास, जिसके अंदर आप पहले से ही कुछ पैसा यहाँ पर स्टोर करके रखते हो डिजिटली, ताकि आप क्विक पेमेंट्स कर सको। जैसे कि हमारा पेटीएम वॉलेट होता है फॉर दी फूड ऑर्डर्स, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आया हमारा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि AEPS, जिसके अंदर बैंक यूज करते हैं अपने आधार कार्ड प्लस फिंगरप्रिंट का, जहां पर आपको कोई कार्ड, कोई मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका आधार कार्ड और आपका फिंगरप्रिंट ही आपको सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने में मदद करता है। तो जैसे कि विलेज माइक्रो ATM विड्रॉल विद आधार, यानी कि यहाँ पर आधार की हेल्प से आप लोग अपने गांव वगैरह में भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा भीम ऐप आया हमारे पास, ये भी एक UPI बेस्ड ऐप था जो NPCI ने डेवलप किया। सिंपल इंटरफेस होता है, रीजनल लैंग्वेज में होता है। जैसे कि UPI वगैरह अगर जैसे लोगों को दिक्कत आ रही है कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो वहीं पे अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अपने भीम ऐप की हेल्प से। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आता है कि ये फुल फॉर्म क्या होती है भीम की। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि भीम की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट आया USDD मोबाइल बैंकिंग, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अब इसके अंदर अगर हमारे पास नहीं है इंटरनेट कनेक्शन तो क्या हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? अरे ऐसा किसने कहा? जब ये इंटरनेट नहीं हुआ करता था, क्या तब हम लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते थे? क्या तब हम लोग बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। तो यहाँ हमें मिलता है एक कोड जिसको हम बोलते हैं 99#, जिसकी हेल्प से आप अपने सारे बैंकिंग फीचर्स को यूज कर सकते हो विद योर फोन, बट उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अपना मोबाइल का बैलेंस चेक करना *99# दबाकर। उसके बाद आधार पे,
अब यहाँ पर हमने देखा कि आधार से रिलेटेड दो चीजें हैं। तो ये वाला जो आधार है ये कस्टमर इस्तेमाल करता है, लेकिन ये वाला आधार बिजनेस पर्सन यूज करते हैं, मर्चेंट्स यूज करते हैं अपनी पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू। जैसे कि किसी फार्मेसी ने रिसीव किए 200 रुपए की पेमेंट एक थंब स्कैन की हेल्प से। तो ये हमने पढ़े अपने डिजिटल पेमेंट्स के कुछ टाइप्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ई बैंकिंग की तरफ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को यूज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस, चाहे वो इंटरनेट है, मोबाइल है, जिसको आप कहीं पर भी किसी भी टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये ई बैंकिंग बहुत सारे बेनिफिट्स देता है अपने कस्टमर को। कौन कौन से? जैसे कि डिजिटल पेमेंट और ट्रांसपेरेंसी देना, क्योंकि ये आपके ट्रांजैक्शंस की क्लियर रिकॉर्ड मेंटेन करता है। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पेंडिंग की पूरी ट्रैकिंग होती है, यानी कि देख सकते हो कब कहाँ कैसे क्या खर्चा किया है। तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मेंटेन करता है। उसके बाद 24/7 अवेलेबल है, यानी कि कोई ब्रांच पे जाने की जरूरत नहीं है कि ब्रांच तो बंद हो गई है आप क्या करें, अरे तुम्हारे पास है ना ई बैंकिंग तो इसका इस्तेमाल करो। कन्वीनियंस है, घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, रास्ते में चल भी क्यों ना रहे हो, हर टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। अनलिमिटेड एक्सेस है भाई, ये तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करता कि चलो दरवाजे बंद हो गए हैं अब मुझे इस्तेमाल मत करो। आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल ब्रांच लिमिट्स यहाँ पर नहीं है। उसके बाद पर ये जो ई बैंकिंग है ये हमारे बैंक्स को क्या बेनिफिट देता है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, देखो जरा। सबसे पहला बेनिफिट तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि भाई मॉडर्न सर्विस ऑफर कर रहे हैं, हम भी मॉडर्न हो गए हैं और ऐसी सर्विसेज अपने कस्टमर को हम ऑफर कर रहे हैं। अनलिमिटेड नेटवर्क है, न जाने कहाँ कहाँ के कस्टमर है जो हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और तो और वर्कलोड भी कम हो गया है, लंबी लंबी कतारों से हमें मुक्ति मिल गई है। वो जो इतने सारे लोग भरी गर्मी में हमारे पास आया करते थे और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बैंक में आकर ही यहाँ पर दिखाया करते थे, अब उन सभी चीजों से हमें मिल गई है मुक्ति और वर्कलोड हो गया रिड्यूस, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो अब अपने मोबाइल फोन की हेल्प से ही या फिर इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से ही अपने सारे बैंकिंग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर ही लेते हैं। तो ब्रांचेस के अंदर यहाँ पर जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो गया है। ऑल्सो सेंट्रलाइज डेटा हो गया है कि एक ही जगह पर सारा डेटा है जो अलग अलग जगह पर ट्रांसफर इजीली किया जा सकता है। और ब्रांच की जो ट्रांजेक्शन्स हैं अब वो भी यहाँ पर कम हो गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब इंश्योरेंस क्या है? बैंकिंग ने तो हमें पैसों की फॉर्म में मदद करी, बट अब हमें प्रोटेक्शन चाहिए थी अगेंस्ट द वेरियस बिजनेस रिस्क। सामान का चोरी हो जाना, आग लग जाना, मार्केट प्राइस का कम हो जाना, शिप के थ्रू अपना सामान भेज रहे हैं तो वहाँ हमें बहुत सारे खतरे लग रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पर लेते हैं क्या? इंश्योरेंस। तो बेटा इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि लीगली होता है, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक इंश्योरर, बेटा इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर होती है हमारी इंश्योरेंस कंपनी, जो प्रॉमिस करती है कि अरे भाई तू चिंता मत कर, जब जब तू परेशान होगा, जब जब तू खतरे में होगा ना, हम तेरी मदद करेंगे। तू उस दुख में, दर्द में, उस तकलीफ में तू अकेला नहीं होगा, हम तुझे कंधा देने के लिए जरूर पहुंचेंगे। यानी कि हम, अरे कंधा देने के लिए मतलब हम तेरे दुख दर्द में तेरे साथ जरूर खड़े होंगे। किस लिए? ताकि हम तुझे कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर सके और तेरा जो दुख है वो कम हो सके। लेकिन वो होंगे कुछ स्पेसिफिक लॉसेस, हर एक चीज़ के लिए नहीं कि अब तू सैयारा मूवी देखकर आया और फिर तू घर आकर रो रहा है, तू अपनी एक्स को याद कर रहा है, तो वो वाले दुख में तो देख हम तेरे साथ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कोई भी बिजनेस रिस्क होता है, कुछ स्पेसिफिक लॉसेज होते हैं, तो उसमें हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। बस तुम्हें इन रिटर्न हमें कुछ पेमेंट देनी होगी, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम पेमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है हम रिटर्न फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि भैया कल को कोई भी पलट सकता है अपनी बात से, तुम भी पलट सकते हो, हम भी पलट सकते हैं। तो कंपनी कहती है जो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसको नाम क्या देंगे? इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लेते हैं कि वो टर्म्स क्या क्या होती हैं। जैसे कि पहला होता है बेटा इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब जिस बंदे ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो इंश्योर्ड है। इंश्योरर, आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रही है, वो आपके लिए क्या है? इंश्योरर है। पॉलिसी क्या है भाई? वही रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जिससे आप दोनों आपस में जुड़ गए हो, तो वो है आपकी पॉलिसी। प्रीमियम वो वही अमाउंट है जो आप रेगुलरली पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि आपने उनसे पॉलिसी खरीदी है। और रिस्क क्या होता है बेटा? जिन सब चीज़ों के लिए हम ये काम कर ही रहे हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज, वो हो गया हमारा
रिस्क। ठीक है, चलो अब ये इंश्योरेंस हमें क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है? तो बेटा सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड्स अ सर्टेनिटी। भाई हमें पता है कि हमें हमारा जो बिजनेस है वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है जो अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब हमें नहीं पता यार कल को वक्त में क्या हो जाए, कल क्या हो जाए हमें नहीं पता है। तो हमें खुद को पहले से सिक्योर करके रखना है, हमें खुद को पहले से प्रोटेक्टेड करके रखना है। तो उन ऐसे इवेंट में जब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है तो ऐसे में तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद हम आपको प्रोटेक्शन देंगे अगेंस्ट द वेरियस रिस्क। बहुत सारे रिस्क होंगे जो आपको यहाँ पर झेलने पड़ेंगे, तो ऐसे में आपका फाइनेंशियल बर्डन हम लोग यहाँ पर रिड्यूस करेंगे जब भी तुम्हें नुकसान होगा। सुख में हो गया हम नहीं कहेंगे तुम्हें कुछ भी आके, बट दुख में होंगे तो तुम्हारे फाइनेंशियल बर्डन को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। रिस्क शेयरिंग तो है ही भाई, हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले ही इसलिए रहे हैं ताकि हमें रिस्क अकेले ना झेलना पड़े, जो भी पॉलिसी होल्डर होगा उसका वो रिस्क कंपनी के साथ शेयर किया जा सके। उसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन में जो भी पैसा हम एज अ प्रीमियम इन कंपनीज को पे करते हैं, ये भी अपने घर की तिजोरी में नहीं रखते उस पैसे को, ये लोग भी क्या करते हैं उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि एक तो इनके पास भी रिटर्न जनरेट हो, प्लस जब पैसा बेटा इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है ना तो उसकी हेल्प से हमारे नेशन का डेवलपमेंट होता है। जितना ज़्यादा मनी सप्लाई होगा हमारी कंट्री के अंदर उतने ज़्यादा हमारे ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग मदद करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के नाम से। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास अटमोस्ट गुड फेथ, जिसका मतलब ये होता है कि भाई देखो हम यहाँ पर अब एक एग्रीमेंट में बंधने जा रहे हैं, तो इस एग्रीमेंट को करते हुए एक बात हम दोनों को ध्यान रखनी है कि हम दोनों को डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है बेटा? हम दोनों को यहाँ पर बताना है क्या? मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल का मतलब क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फैक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? इंफॉर्मेशन। तो हमें ये बात साफ साफ बता देनी है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि जितने भी मैरिजेस के ये एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी ये मैरिजेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ये सारे अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर बेस्ड होते हैं, जहाँ पर जिस दिन वो लोग मीटिंग करने के लिए बैठते हैं तो उस दिन वो जितनी बातें बोल रहे होते हैं दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर रही होती हैं। आपने देखा होगा कि लड़के लड़की को कभी ना कभी जब मीटिंग हो रही होती है तो 5 मिनट के लिए अकेला भेजा जाता है कि जाओ भाई कर लो तुम लोग आपस में थोड़ी सी बातें, तुम भी एक दूसरे को जान लो। कितने मिनट में? 5 मिनट में। अब उस 5 मिनट में वो दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से कि एक दूसरे से किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात ना छुपाएं जो फ्यूचर में उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब जैसे कि उस 5 मिनट की मीटिंग में पहले ही लड़के ने कह दिया कि देखो भाई मैं तो ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, घर वाले मुझसे ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, बल्कि मेरी शादी तो ऑलरेडी एक बार पहले कहीं हो चुकी है, इन लोगों ने मेरी पहली वाली वाइफ को घर भेज दिया है और अब ये मेरी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखो उसने एग्रीमेंट करने से पहले ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी सामने वाले को, क्योंकि आगे जाकर अगर ये बात खुलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर किसी का भी फायदा नहीं होगा, दोनों का नुकसान होगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये बात समझाई है कि भाई जब तुम हमसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए आते हो तो जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग पॉलिसी खरीद रहे हो वो बात सारी हमें बता दो जो हमारे लिए जाननी ज़रूरी होती हैं। ऐसे जब हम भी तुम्हें पॉलिसी बेच रहे हैं तो हम भी अपनी पॉलिसी से रिगार्डिंग सारी बातें तुमको बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि रमेश जी जो थे उनको स्मोकिंग की हैबिट थी। ठीक है, हर आए दिन वो धुआं उड़ाया करते थे, बट ये बात उन्होंने जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए गए थे तो ये बात उन्होंने वहां पर नहीं बताई। अब थोड़े दिनों बाद रमेश जी की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, और जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट से पता चला कि भैया वो तो चेन स्मोकर थे, उनके अंदर तो धुआं ही धुआं था। अब ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि रमेश जी ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो डिस्क्लोज नहीं किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि भाई देखो तुम जिस भी चीज का इंश्योरेंस कराने आयो तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए ना उस चीज के अंदर। अब तुम चाहते ही नहीं, तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में, तुम खुद ही उस चीज को बचाना नहीं चाहते हो, तो ऐसे में हमसे क्यों एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहे हो ये? तो यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको दुख होना चाहिए उस सामान के खराब होने पे, और वो दुख कब होगा? जब तुम्हारा पैसा लगा होगा। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका उस प्रोडक्ट के अंदर, सब्जेक्ट मैटर के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, क्योंकि तभी आप उस चीज को इंश्योर्ड करा पाओगे।
जैसे कि मुन्ना अपने फ्रेंड की बाइक को इंश्योर कराने की कोशिश कर रहा था, चुपचाप गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, कहता है जी इस बाइक का इंश्योरेंस कर दो, और इंश्योरेंस का पैसा लेने की कोशिश करना चाहता था क्योंकि वो, बट जैसे ये बात सामने आई कि ये बाइक तो मुन्ना की है ही नहीं, बल्कि ये बाइक तो सर्किट की है, तो भाई देखो मुन्ना भाई, तुमको यहाँ पे अब कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो मुन्ना भाई अब आप यहाँ से जाइए, अब आप करिए MBBS। ठीक है, चलो उसके बाद इंडेमनिटी। बेटा इंडेमनिटी का मतलब होता है सिर्फ भरपाई, नुकसान की भरपाई, कि जितना तुम्हें नुकसान होगा हम तुम्हें उसकी भरपाई कर देंगे। बट तुम सोचो कि तुम इंश्योरेंस पॉलिसी भी से भी प्रॉफिट कमा सको, तो ऐसा तो हम अलाउड नहीं करते। अरे भाई सुनो, तुम इंश्योरेंस वालों के पास क्यों आ रहे हो? अपने लॉस के कवरेज के लिए ना, तुम बिजनेस थोड़ी करने के लिए आ रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के पास। भाई बिजनेस तो हम लोग कर रहे हैं, तो हमें बिजनेस करने दो ना, हमारा बिजनेस है इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने का, हमें प्रॉफिट कमाना है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचकर। भाई तुम तो अपना बिजनेस ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हो, तुम तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने आए हो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, तो ठीक है ना, जितना नुकसान होता है उतना नुकसान का पैसा लो और चलते बनो। बट तुम लालची निकम्मे, तुम्हें यहाँ पर भी प्रॉफिट कमाना है, तो भैया ये तो हम अलाउड नहीं करेंगे। तो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको सिर्फ एक्चुअल लॉस के लिए कॉम्पेंसेशन मिलेगा, उसके अलावा आप कोई भी प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी से नहीं कमा सकते। कि मान लो जो राज है उसका फ्रिज डैमेज हुआ, फ्रिज खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसने इंश्योरेंस ले रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 रुपए दे दिया आज की कीमत के हिसाब से। बट राज कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो आज भी इतना दुख हो रहा है जितना मैंने उसको खरीदा था, जिस दिन 25,000 का खरीदा था, मेरा दुख 25,000 के बराबर है, 25,000 का ही कंपेंसेशन चाहिए। नहीं मिलेगा, आज की कीमत जितनी है, जितना आपका आज के हिसाब से नुकसान हुआ है, सिर्फ उतना ही पैसा आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है जी, तो राज को मिलेंगे सिर्फ 10,000 रुपए। उसके बाद प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है क्लोजेस्ट कॉज ऑफ द लॉस इज कंसिडर्ड, यानी कि किसी भी चीज के खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि उसका नियरेस्ट कॉज कौन सा है, यानी कि एक्चुअल में वो पहला कारण, मतलब वो कारण कौन सा जिसकी वजह से एक्चुअल में लॉस हुआ है, और आपने क्या वो कारण, वो कॉज अपनी पॉलिसी में कवर किया था। अब आपने किसी जगह पर फायर और मेराइन दोनों इंश्योरेंस करा रखे हैं, मतलब आपने पानी के खतरे और आग लगने के खतरे दोनों के लिए आपने इंश्योरेंस करा रखा है। तो भाई अगर सपोज करो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, तो चेक किया जाएगा पानी से खराब हुआ है या आग से खराब हुआ है, तो जिससे भी खराब होगा उस पॉलिसी के तहत आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। ऑल्सो जैसे कि हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि एक शिप थी, उस शिप के अंदर सामान जा रहा था, तो सामान खराब होने का कारण क्या है, अगर आपने वो कारण अपनी पॉलिसी में लिखा हुआ है तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो नियरेस्ट कॉज जानने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। जैसे कि अब फ्लड की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, और जिसकी वजह से फायर ने डैमेज कर दिया एक लैपटॉप, तो अगर आपने फायर को कवर कर रखा होगा तो ही सिर्फ आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक, उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन का प्रिंसिपल पता है क्या कहता है? वो कहता है कि भाई सुनो, अब ठीक है, तुम हमारे पास आए, अपनी कार का इंश्योरेंस कराकर चले गए, अचानक से 2 दिन बाद तुम्हारी कार कोई चुरा कर लेकर चला गया, ठीक है, तुम रोते रोते आए हमारे पास कि मेरी कार चोरी हो गई, मेरी कार चोरी हो गई, पैसा दे दो, 2 ही दिन हुए थे चलाते हुए। तो इंश्योरेंस कंपनी में भी तुम्हारा दुख दर्द समझते हुए तुम्हें क्लेम दे दिया, और जैसे तुम्हें क्लेम मिला तुम हंसते 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 अपने घर चले गए खुश होकर। ठीक, अब 5 दिन बाद तुम्हें तुम्हारी वो खोई हुई कार वापस मिल गई, और तुम मौज में उस कार की चाबी लेके कार को मस्त ड्राइव करते हुए अपने घर लेकर आए, उसकी फोटो शोटो खींची और OLX पे उसको बेचने के लिए डाल दिया, और इस बात की खबर हो गई इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी तुरंत आएगी तुम्हारे घर पे और तुम्हारी उस कार को जब्त करके ले जाएगी, और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तुम कहोगे कि नहीं, गाड़ी के पेपर तो मेरे नाम पे हैं, गाड़ी तो मेरी है, ना 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 ना, ये क्या बात हुई भाई, ऐसे तो सभी यही करने लग जाएंगे। एक बार अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम ले लिया अपने सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट, तो उसके बाद तुम्हारा उस सब्जेक्ट मैटर पे कोई राइट नहीं है। वो राइट किसका है? सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का। तो सब्रोगेशन का प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपने कोई भी क्लेम आपको ले लिया है, मतलब आपने क्लेम रिसीव कर लिया है, तो इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का राइट होता है कि अब वो किसी भी थर्ड पार्टी से वो पैसा रिकवर कर सकती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग। अब उस कार पे अधिकार सिर्फ किसका होगा?
हमारी इंश्योरेंस कंपनी का। जैसे कि सीता को उसका खोया हुआ फोन जो कि उसने इंश्योर्ड करा रखा था वो वापस मिल गया, तो यहाँ पर जो इंश्योरर है अब वो जो है वो उस मोबाइल फोन का अधिकार है, मतलब उसका जो अधिकार है वो किसके पास आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब सीता कोशिश ना करे कि मोबाइल फोन बेचकर और पैसा कमा ले। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल। अब क्या होता है कि कई बार हम अपने एक एसेट की इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग कंपनी से ले लेते हैं, और ये अलाउड भी, आप ले सकते हो अलग अलग कंपनी से। बट अब सपोज करो कि अब मान लो कि तुम्हारा कोई एक एसेट है, ठीक है, उसके लिए तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है कंपनी ए से 1 लाख रुपए की, और कंपनी बी से ये तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। अब तुम्हें जो है नुकसान हो चुका है कितने का भाई, तुम्हें नुकसान हुआ 24,000 रुपए का, जो भी तुम्हारा एसेट था वो डिस्ट्रॉय हुआ, 24,000 का नुकसान हुआ। अब बताओ तुम कहाँ से किससे पैसा लोगे, क्या तुम ए कंपनी से पैसा लोगे, बी कंपनी से पैसा लोगे, या तुम मौज करोगे कि ए कंपनी ला तू भी 1 लाख रुपए दे दे, बी कंपनी ला तू भी 50,000 रुपए दे दे, और 1.5 लाख रुपए लेके तुम मस्त इंजॉय करोगे। ऐसा अलाउड है? ऐसा तो इंडेमनिटी ने मना कर दिया कि अलाउड नहीं है, एक्चुअल लॉस ही मिलेगा, सिर्फ 24,000 रुपए मिलेंगे। बात आती है कि किससे मिलेगा, ठीक है, दोनों से मिलेगा पर प्रोपोर्शनेटली। अब प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे 1 लाख इसका है अमाउंट और 50,000 इसका, तो भाई देखो आप एक प्रोपोर्शन यानी कि एक रेशो निकालने की कोशिश करो, 10:5 या जिसको मैं कहूँ 2:1, क्योंकि कॉमन टेबल हो गई आपकी 5। तो अब जो पैसा है वो इस तरीके से बांटा जाएगा। कैसे? अगर मैं ए कंपनी की बात करूं तो 24,000 का टोटल नुकसान है, उसमें कंपनी ए का हिस्सा कितना है, 2 गुना है, डिवाइडेड बाय 2 + 1 यानी कि 3। तो कंपनी ए तो आपको पैसा देगी 16,000। वहीं पे अगर मैं कंपनी बी की बात करूं तो कंपनी बी इस 24,000 में से उसका हिस्सा कितना है, 1/3 यानी कि 8,000। तो इस तरीके से 24,000 जो है वो मिलेंगे उस पर्सन को जिसने अपना एसेट 2 अलग अलग कंपनी से इंश्योर्ड कराया होगा। तो कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल यही कहता है कि इफ द सेम एसेट इज इंश्योर्ड बाय द मल्टीपल कंपनीज दे शेयर द क्लेम प्रोपोर्शनेटली। तो वो उस क्लेम को क्या करती हैं, प्रोपोर्शनेटली शेयर करती हैं। जैसे कि हमारे बाबूजी ने इंश्योर कराया था लैपटॉप 50,000 का था 3 अलग अलग कंपनी से, तो टोटल अमाउंट तो 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो क्या उसे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं, उसे वही 50,000 रुपए मिलेंगे अलग अलग कंपनी से, कि भाई उसने 3 कंपनी से कराया तो तीनों कंपनियां मिलकर 50,000 रुपए उसको दे देंगी। ठीक है, अब आता है जी मिटिगेशन का प्रिंसिपल। मिटिगेशन का मतलब होता है मिनिमाइजिंग द लॉस, कि आपको लॉस को कम करने की कोशिश करनी है। जैसे कि राजू का गोडाउन, और उस गोडाउन में एक दिन अचानक से लग गई आग। राजू का दोस्त जिसको इसके बारे में पता चला उसने उसको फोन किया कि अरे भाई राजू, तुम्हारे गोडाउन में लग गई है बहुत ही भीषण आग, तो अब बताओ क्या करना है। उसने कहा आग लग गई है। एक बार तो उसके दिल में भी आग लग गई थी, बट अचानक से उसको याद आया, अरे मैं क्यों घबरा रहा हूँ, मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। और उसने कर दिया फोन को कट और बिल्कुल साइलेंट। बेचारा राजू का दोस्त बाबा उसे फोन करता रहा, लेकिन राजू तो आराम से अपने मस्त एसी में सोता रहा। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि कल सुबह देखेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी तो करा रखी है, पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा। अब अगर इंश्योरेंस पॉलिसी को इस बारे में पता चला कि तुम्हें पता लगने के बाद भी तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, उस लॉस को कम करने की कोशिश नहीं करी, तो इंश्योरेंस कंपनी भी तुम्हें कहेगी कि ऐसा है, अब आप भी जरा अपना रास्ता नापिए, कोई क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो मिटिगेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इंश्योर्ड होता है उसे वो नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि लॉस को कम किया जा सके। तो हमारे राम देखते रहे खड़े होकर अपने वेयर हाउस में आग लगते हुए, उन्होंने कोई भी हेल्प के लिए कुछ काम नहीं किया, कोई फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं किया और खड़े खड़े देखते रहे। तो यहाँ पे जो इंश्योरर है उसने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पर अपने क्लेम को खो दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा करना आपको अलाउड नहीं है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस फिर से याद आ गए होंगे, जो हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बेटा आते हैं कि कितने तरीके के इंश्योरेंस हमारे पास होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवर अप करने हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मेराइन इंश्योरेंस। बात करती हूँ सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की। हम सभी को पता है कि हम सभी की जिंदगी क्या है, एक ना एक दिन तो खत्म होनी ही है। अब क्यों ना इस जिंदगी को भी किसी के काम लाया जाए। भाई एक तो हम पहले खुद के ही काम लेकर आए।
अगर हम चाहते हैं कि एक टाइम के बाद, हम सभी को पता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारी जो बॉडी है वो हमें अलाउड नहीं करेगी काम करना, ये शरीर सिर्फ कुछ ही समय तक चल पाएगा, एक टाइम के बाद इससे काम होना बंद हो जाएगा, तो तब हम सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? हम किसी और पर डिपेंड होना भी नहीं चाहते। तो ऐसे में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मदद करती है। लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी सिर्फ आपकी डेथ के बाद ही आपके डिपेंडेंट पर्सन्स को मिलती है, बट दिस इज नॉट ट्रू। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती है जहां पर आपके हाथ में भी आपका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आप दिया जा सकता है, ठीक है। प्लस यहां पर आपको एक फायदा और है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों के काम आती है। कि देखो, अगर आप ये चाहते हो कि आपके जाने के बाद जो आपके पीछे रह गए हैं लोग, आप उनके लिए कुछ करके जाना चाहते हो, तो एक तरीके से ये तो हो गया प्रोटेक्शन, ठीक है, कि भैया उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। प्लस आप चाहते हो कि यार देखो, मरना तो हम सभी नहीं है, ये कोई ऐसा पैसा तो है नहीं कि डूब जाएगा। फायर इंश्योरेंस लोगे तो आग लगे या ना लगे, ये एक अनसर्टेन इवेंट है। मेराइन इंश्योरेंस लेते हो, समुद्र से खतरा हो या ना हो, ऐसी कोई ट्रेजेडी हो या ना हो, कोई फिक्स नहीं है। तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि आपने पॉलिसी तो ली है लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो जो प्रीमियम गया साथ था वो गया। बट लाइफ के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है ना, जाना तो एकदम सभी ने है। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी है कि यार ठीक है, ये पैसा या तो हमें मिलेगा या हमारे बाद हमारी फैमिली को मिल जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत बढ़िया होती है और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि होल लाइफ पॉलिसी। आप पूरी लाइफ के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं जहां पर आपको पैसा सिर्फ कब चाहिए? ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ डेथ, कि हमें नहीं चाहिए पैसा, अगर हम चले जाते हैं तो हमारे पीछे जो हमारी फैमिली है उसको वो पैसा मिल जाना चाहिए। तो होल लाइफ पॉलिसी में कुछ टाइम पीरियड तक, अब आप कहिए अगर हम 100 साल तक जीते रहे तो क्या 100 साल तक प्रीमियम बढ़ते रहेंगे? नहीं, वहां पर आपके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है कि 20 ईयर्स और 30 ईयर्स तक आपको प्रीमियम पे करना है। उसके बाद डेथ के बाद जो भी आपने फैमिली मेंबर का नाम लिखवाया होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी अच्छी होती है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि या तो आपको पैसा मिलेगा जब आप एक सर्टेन एज पर पहुंच जाएंगे या फिर डेथ पर, दोनों में से जो भी अर्ली होगा। अगर डेथ पहले हो गई तो भी पैसा मिल जाएगा, अगर वो एज कंप्लीट हो गई जिस सर्टेन एज तक आपने पॉलिसी ली है तो आपके हाथ में पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो डेथ के टाइम पे या मैच्योरिटी पीरियड पर आपको पैसा मिल जाएगा। ये उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जब हमने मेन चैप्टर पढ़ा था तो उस टाइम पे जो भी हमने एग्जाम्पल्स यूज किए थे ये उनके नाम है। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं कि आप मुझे बताएंगे कि वो एग्जाम्पल क्या था इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि आपको कितना याद है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली जाती है दो लोगों की जिंदगी के ऊपर। अब वो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, दोनों में से जिसकी भी डेथ हो गई तो जो सर्वाइवर पर्सन है उसको वो पैसा मिल जाता है, ठीक है। एन्यूटी, अब एन्यूटी पॉलिसी उन लोगों के लिए होती है जो एक सर्टेन एज के बाद एक रेगुलर इनकम चाहते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद अब हम कहाँ से अपना गुजारा करेंगे, कहाँ से सर्वाइवल करेंगे। तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद या एक सर्टेन एज के बाद अगर आपको लगता है कि आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे तो ऐसे में आप एन्यूटी पॉलिसी ले सकते हैं जहाँ पर आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। उसके बाद चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, ये पॉलिसी बच्चों के लिए ली जाती है जो उसके पेरेंट्स और उसके गार्जियंस लेते हैं। प्रीमियम पेरेंट्स और गार्जियंस ही पे करते हैं अप टू अ सर्टेन एज ऑफ देयर चाइल्ड, जब तक के लिए भी उन्होंने पॉलिसी को लिया हो, बच्चे को सिर्फ पैसा मिलेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन केस ऑफ अगर उस पॉलिसी पीरियड के टाइम के बीच में ही पेरेंट या गार्जियन की डेथ हो गई तो प्रीमियम कौन भरेगा? तो बेटा प्रीमियम कोई नहीं भरेगा। तो प्रीमियम कोई नहीं भरेगा तो क्या पैसा भी किसी को नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही पेरेंट या गार्जियन की डेथ हो जाए आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो जो पैसा है वो बच्चे को उस एज तक पहुंचने के बाद जरूर मिलेगा, मतलब जिस भी पर्पस के लिए वो पॉलिसी ली गई होगी उस पर्पस के लिए उस एज तक पहुंचने के बाद बच्चे को पैसा भी मिल जाएगा। जनरली ये पॉलिसी बच्चों की एजुकेशन और मैरिजेस के लिए ली जाती है, ठीक है जी। चलो, तो लाइफ इंश्योरेंस कवर हो गया। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। अब हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है मेनली मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस, जो कि 3 तरीके का होता है। एक होता है हमारा इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस जहाँ पर सिर्फ एक पर्सन के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर कवर अप किए जा रहे हैं। फैमिली फ्लॉटर में पूरी फैमिली के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान जो होते हैं वो काइंड ऑफ एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसकी हेल्प से आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है बट अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है कि यहाँ पर आपको कुछ रिटर्न बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस का मतलब है कि आप यहाँ पे लॉसेस कवर अप करा रहे हो बाय द फायर, और यहाँ फायर का मतलब क्या होता है? इग्निशन। इग्निशन मतलब होता है बेटा आग की लपटें,
कि जब तक आग की लपटें नहीं होंगी हम उसे फायर नहीं मानेंगे। यानी कि अगर आपको नुकसान हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग, ठीक है, कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, सिर्फ चिंगारी से निकल रही है, तो नहीं, हमें अगर आग की लपटें दिखेंगी तो हम उसको फायर इंश्योरेंस में कवर अप करेंगे। ऑल्सो जो फायर होनी चाहिए वो नॉन इंटेंशनल होनी चाहिए, मतलब तुम जानबूझ के जाके अगर अपने गोडाउन में आग लगा कर आ जाओ भाई पैसा लेने के लिए, तो ये नहीं चलेगा। प्लस आपको यहाँ पर एक्चुअल लॉस होना चाहिए। एक्चुअल लॉस का मतलब कि तुमने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख रुपए की करा रखी है, आग लगी तो सही, लेकिन वो आग लगने पे फटाफट बुझ भी गई और तुम्हें मात्र 100 रुपए का नुकसान हुआ, तो ये कोई लॉस में काउंट नहीं होगा। तुम 100 रुपए की भरपाई के लिए तो इंश्योरेंस नहीं ले रहे होगे, ठीक है। तो एक्चुअल लॉस होना चाहिए, आग की लपटें होनी चाहिए, प्लस नॉन इंटेंशनल आपकी आग होनी चाहिए, ठीक है। अब फायर इंश्योरेंस में हमारे जो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं वो 2 प्रिंसिपल हैं। एक तो होता है हमारा इंडेमनिटी का प्रिंसिपल। इंडेमनिटी का मतलब सिर्फ आपके नुकसान की भरपाई की जाएगी। प्रॉक्सिमेट कॉज, हम कारण देखेंगे कि आग के लगने का कारण क्या है, ठीक है। उसके बाद मेराइन इंश्योरेंस। अब मेराइन इंश्योरेंस मतलब जब आप पानी के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि आपका सामान जो है वो वाटरवेज के थ्रू अगर जाता है, तो ऐसे में आप मेराइन इंश्योरेंस लेते हैं, जहां पर आप अपने लॉस को कवर करना चाहते हैं एट सी। 3 तरीके के यहाँ पर भी हमारे पास इंश्योरेंस होते हैं, जहाँ पर हल इंश्योरेंस, जिसको हम शिप इंश्योरेंस भी कहते हैं, कि अगर आपको अपनी शिप का इंश्योरेंस कराना है, उस खतरे से बचाना है, तो शिप इंश्योरेंस ले लो। कार्गो का मतलब होता है बेटा गुड्स, अगर आप अपने गुड्स को बचाना चाहते हैं, गुड्स के लिए अगर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप कार्गो इंश्योरेंस ले सकते हैं। फ्रेट इंश्योरेंस का मतलब होता है बेटा किराया भाड़ा, ये शिपिंग कंपनी कराती है कि मान लो रास्ते में कुछ भी हो गया, किसी भी हादसे की वजह से गुड्स जो हैं वो नहीं पहुंच पाए डेस्टिनेशन तक, तो उनको किराया भाड़ा नहीं मिलेगा, तो ऐसे में अपने किराया भाड़े की सेफ्टी के लिए यहाँ पर शिपिंग कंपनीज क्या लेती है, फ्रेट इंश्योरेंस, ठीक है। एक बार मैं लाइफ, फायर और मेराइन इंश्योरेंस के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस भी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है बेटा वो किसी की लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। फायर इंश्योरेंस में कोई एसेट या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मेराइन इंश्योरेंस में शिप, कार्गो और आपका फ्रेट होता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंडेमनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल फॉलो नहीं होता, क्योंकि इंडेमनिटी का मतलब होता है भरपाई, नुकसान की भरपाई, पर क्या किसी की जिंदगी की भरपाई की जा सकती है? नहीं। तो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में फॉलो नहीं होता, फायर और मेराइन में होता है। ऑल्सो लॉस का मेजरमेंट सिर्फ फायर और मेराइन इंश्योरेंस में ही है, क्योंकि किसी की जिंदगी की कीमत भी तुम नहीं बता सकते कि वो कितना नुकसान है, तो यहाँ लॉस मेजरेबल नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में आप कितने भी अमाउंट का इंश्योरेंस करा सकते हो, क्योंकि किसी की जिंदगी की कीमत तो है नहीं, तो आप कितने तक का भी करा सकते हो और कितने भी साल तक के लिए। बट वहीं पे जो फायर इंश्योरेंस होता है वो सिर्फ उतने तक का ही होगा जितने का आपके गुड्स की मार्केट वैल्यू होगी या एसेट्स की मार्केट वैल्यू होगी। मेराइन इंश्योरेंस में भी जितने का भी आपका सामान है उतने तक की आपकी पॉलिसी की जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम आप कुछ सालों तक पे करते हैं, ये होल लाइफ के लिए भी होता है। फायर इंश्योरेंस जनरली 1 साल के लिए होता है। मेराइन इंश्योरेंस 1 साल या जितने तक की भी आपकी जर्नी है उतने तक के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए है। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज यानी कि जितनी भी तुमने यहाँ पे सर्विसेज पढ़ी, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो कहूंगी कम्युनिकेशन सर्विस होती है। क्यों? क्योंकि बिना बातचीत के तो कहीं बात बनती है। तो बेटा कम्युनिकेशन सर्विस का मतलब क्या है कि देखो हर एक बिजनेस को फास्ट रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए होता है। अपने कस्टमर के साथ करना है, वो सप्लायर के साथ करना है, कई बार गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत करनी पड़ती है, और भी बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस में, मतलब कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो लोग क्यों ना हो जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन सर्विस आपकी मदद करती है फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है मार्केट में डिसीजन लेने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, कस्टमर केयर के लिए, और जो ऐसे एरियाज जहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है उन रिमोट कोऑर्डिनेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो 2 तरीके की सर्विसेज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पोस्टल सर्विसेज और टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज जो हमें इंडियन पोस्ट प्रोवाइड कराती है, और यहाँ पर इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है वो हमें पोस्टल सर्विसेज दे रहा है। 22 पोस्टल सर्कल्स है हमारे पास पूरी कंट्री के अंदर, जो हमें कम्युनिकेशन, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और रिटेल सर्विसेज दे रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी फाइनेंशियल फैसिलिटीज हैं जो हमें पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम लोग सेविंग, इन्वेस्टमेंट और मनी ट्रांसफर के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज रिसीव करते हैं
बाय आवर पोस्ट ऑफिसेज। तो बच्चों पोस्ट ऑफिस ना हमें ये इतने सारे फैसिलिटीज देता है, जहाँ पर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसान विकास पत्र एक स्कीम होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें पैसा लगाया जा सकता है, मंथली इनकम स्कीम्स होती हैं, आरडीज हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, और सेविंग अकाउंट्स है हमारे पास, मनी ऑर्डर फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही है बाय द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है कि एक छोटा बिजनेस मैन है, वो क्या करता है, वो अपने पीपीएफ का इस्तेमाल करता है ताकि अपने रिटायरमेंट के लिए वो पैसा जोड़ सके, या अगर उसको कोई पैसा भेजना है तो मनी ऑर्डर के थ्रू वो क्या करता है, गांव में या अपने किसी भी बच्चे को, मतलब पेरेंट अपने बच्चे को या बच्चे अपने पेरेंट को इस तरीके से पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद बेटा मेल्स फैसिलिटीज़ भी हमारे पास यहाँ पर है, जैसे कि फिजिकल ट्रांसफ़र करना किसी डॉक्यूमेंट का, पार्सल का, आर्टिकल्स का, तो उसके लिए हम मेल फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारी पार्सल फैसिलिटी, अगर हमें गुड्स भेजने हैं, कोई और सैम्पल्स भेजने हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, अगर आपको यहाँ पर ट्रैक करना है अपने ऑर्डर, आप सिक्योरिटी चाहते हो, तो ऐसे में आप रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करोगे। इंश्योरेंस फैसिलिटी, कि आपको लगता है कोई ऐसा सामान आप वहाँ पर भेज रहे हो जिसको अगर उसका नुकसान हो जाएगा तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में आप अपनी आइटम को लॉस और डैमेज से बचाने के लिए ट्रांजिट यानी कि रास्ते में आप इंश्योरेंस फैसिलिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो भेजती है रजिस्टर्ड फैसिलिटी की हेल्प से, और इवन उसको इंश्योर्ड भी कराती है ताकि वो डिलीवरी जो है वो इंश्योर कर सके कि यस सेफली वो चीज़ें डिलीवर हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे। उसके अलावा भी हमें पोस्टल सर्विसेज बहुत अलग अलग तरीके की भी प्रोवाइड की जाती हैं, एडिशनल सर्विसेज भी हमारे पास, जैसे कि ग्रीटिंग पोस्ट, कि अगर आपको किसी को ग्रीटिंग कार्ड भेजना है किसी फेस्टिवल पे तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मीडिया पोस्ट, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हो पोस्ट कार्ड्स के थ्रू, एनवेलप्स के थ्रू या लेटर बॉक्सेस के थ्रू, तो ये काम भी हो सकता है। डायरेक्ट पोस्ट के थ्रू आप डायरेक्टली टारगेट ऑडियंस तक पहुँच सकते हो, उनके घरों तक। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की हेल्प से अगर आपको अब्रॉड में भी मनी भेजनी है तो वेस्टर्न यूनियन के साथ इनका टाई अप है, 185 प्लस कंट्रीज जो हैं यहाँ पर उसके अंदर कवर अप की गई हैं। पासपोर्ट फैसिलिटी भी आप इनकी ले सकते हो, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ इनकी बातचीत हुई हुई है जो आपको पासपोर्ट एप्लीकेशंस प्रोवाइड करने में मदद करती हैं। स्पीड पोस्ट की हेल्प से आप जल्द से जल्द अपनी पोस्ट को, अपने मेल को इंडिया या इंडिया से बाहर पहुंचा सकते हैं। और ई बिल पोस्ट, यानी कि यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आप अपने बिल कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि BSNL और एयरटेल। ठीक है, ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल है कि एक कंपनी मीडिया पोस्ट का इस्तेमाल करती है अपने नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए रूरल एरियाज के अंदर, वहीं पे एक स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स भेजता है स्पीड पोस्ट के थ्रू, क्योंकि उसे एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था। ठीक है, तो पोस्टल सर्विसेज क्लियर हो गई। अब आते हैं टेलीकॉम सर्विसेज की तरफ। तो टेलीकॉम का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग द वॉइस। क्या कर रहे हैं हम टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर? बातचीत कर रहे हैं वॉइस की मदद से, टेक्स्ट की फॉर्म में, डेटा ट्रांसफर की फॉर्म में। हमने पोस्टल में तो देखा कि या तो हम चिट्ठियां भेज रहे हैं या हम सामान भेज रहे हैं, बट यहाँ पर हम अपनी आवाज़ भेज सकते हैं, हम अपना एक मैसेज भेज सकते हैं, हम अपना एक वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है, सो टेलीकॉम का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग द वॉइस, वीडियो एंड द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल के बिजनेस में। आजकल का बिजनेस जो है वो टेलीकॉम सर्विसेज के बिना बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि यहाँ पर आजकल ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, ग्लोबल कनेक्टिविटी हो रही है, हम दूर दूर के देश के लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डेटाज एक्सचेंज हो रहे हैं। तो वो सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ टेलीकॉम, यानी कि टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है इसके अंदर? गवर्नमेंट ने अपनी 2 मेजर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी है, जैसे कि न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई थी 1999 में, और उसके बाद जब ब्रॉडबैंड पॉलिसी आई 2004 में, उसने तो और भी बल्ले बल्ले कर दी। तो बेसिकली गवर्नमेंट भी क्यों कर रही है सब काम? क्योंकि उसको भी अपना आईटी सेक्टर को ग्रो करना है, रूरल एरियाज के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ानी है और यूनिवर्सली अपने यहाँ के टेलीकॉम सर्विसेज को पहुँचाना है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला तो हमारा वही सेलुलर मोबाइल सर्विस, जहाँ पर आप वॉइस कॉल्स के थ्रू SMS, 4G और 5G इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। PCOs जो पहले के ज़माने में चलते थे, पब्लिक कॉल ऑफिसेज, तो उसकी हेल्प से यहाँ पर हम लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर वॉइस। ठीक है, जैसे कि जियो, एयरटेल, ये सब आपको सिम बेस्ड वॉइस और इंटरनेट फैसिलिटी आजकल दे रहे हैं। फिक्स लाइन सर्विसेज, यानी कि हमारे पुराने ज़माने के और बहुत सारे ऑफिसेज में आज भी इस्तेमाल होते हैं हमारे वो
लैंडलाइंस। ठीक है, तो ये हमारा लैंडलाइन कम्युनिकेशन है जिसके अंदर आप वॉइस और डेटा भेज सकते हो, जो रिलायबल होते हैं ऑफिसेज या होम्स में, बट इनको कनेक्ट किया जाता है, मतलब ये वायर से कनेक्टेड होते हैं जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते, जैसे कि हमारा BSNL लैंडलाइन या फिर हमारे ब्रॉडबैंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा केबल सर्विसेज, जो मेनली यूज किया जाता है फॉर द टीवी एंड द वीडियो कंटेंट। तो बहुत सारे जो प्रोवाइडर्स हैं अब ये ऑफर आपको इंटरनेट भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप अपना टीवी देख रहे हो थ्रू द केबल, प्लस आपके साथ में ब्रॉडबैंड पॉलिसी भी ले रखी है। ये जो केबल सर्विसेज है ये पुराना वर्जन है हमारे, वही इसको लगा डाला तो झिंगा लाला वाले का, क्योंकि केबल सर्विसेज के जो है हमारे जो लोकल केबल ऑपरेटर हुआ करता है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं टाटा स्काई जैसे चीजों की, तो वो हमारे आ जाते हैं बेटा DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम। तो डायरेक्ट टू होम और केबल सर्विसेज में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो केबल सर्विसेज है वो वायर्स के थ्रू आपके पास आ रही हैं, और वहीं पे डायरेक्ट टू होम जो होता है वो एक सैटेलाइट बेस्ड टीवी सर्विसेज है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं कुछ डिश एंटीना, सेट टॉप बॉक्स वगैरह, जैसे कि ये टाटा स्काई, एयरटेल, DTH है, ये लोग हमें 500 प्लस जो चैनल्स है वो आज के डेट में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, बट अगर मैं पहले के टाइम की बात करूं तो पहले के टाइम पे और कुछ कुछ जगहों पर आज भी केबल सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आता है बेटा हमारा VSAT, वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। ये भी एक तरीके का सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है जो रिमोट एरियाज में चलता है विद द पुअर कवरेज। बहुत अच्छी कवरेज तो खैर नहीं होती है इसकी, बट हाँ ई गवर्नेंस के लिए यूज किया जाता है, टेलीमेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, कई एरियाज में बैंकिंग के लिए यूज किया जाता है जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि एक बैंक रूरल एरियाज के अंदर VSAT के थ्रू ही अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को कर सकता है। ठीक है, तो यूसेज इसका जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं यूटिलिटी ऑफ टेलीकॉम इन बिजनेस की तरफ। तो बेटा यहाँ पर है सबसे पहले हमारे पास कि फास्ट कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, कैसे, इंस्टेंटली, मतलब जल्दी से जल्दी वो ये काम कर सकते हैं, चाहे वो वॉइस कॉल के थ्रू हो, ईमेल्स के थ्रू हो या वीडियो कॉल्स के थ्रू हो। रिमोट बिजनेस मैनेजमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी ब्रांचेस को अलग अलग डिस्टेंट एरियाज में भी मैनेज कर सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग भी देख सकते हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट SMS के थ्रू हो, ईमेल्स के थ्रू हो, मोबाइल इंटरनेट के थ्रू हो। ई कॉमर्स और डिजिटल सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना, बुकिंग करना, बैंकिंग सर्विसेज को आपने एंजॉय करना, वो सारे काम भी हो पा रहे हैं। प्लस आपका पैसा भी बच रहा है, आपको कोई ट्रैवल करके जाना नहीं पड़ रहा है, घर बैठे ही आपका सारा काम वर्चुअली किया जा रहा है। प्लस आप पहुंच पा रहे हो दूर दूर तक, एज अ बिजनेस पर्सन आप नेशन वाइड अपने कस्टमर्स तक यहाँ पर पहुंच पा रहे हो, क्योंकि आपके पास है आज के टाइम पे कुछ डिजिटल चैनल्स। और बेटा रियल टाइम डाटा शेयरिंग है, लाइव, आप देखो ना लाइव स्टॉक मार्केट्स चलती हैं, लाइव मार्केट प्राइसेस आपको पता चल रही है, आपको लॉजिस्टिक्स की अपडेट्स मिल रही है, डैशबोर्ड्स आप यहाँ पे मेंटेन कर पा रहे हो, तो ये सब चीजें लाइव, हम कहते हैं ना लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तो ये क्या है कि आपको रियल टाइम में वो चीज देखने को मिल रही है। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वेबिनार्स, आज के टाइम पे बहुत सारे वेबिनार्स अरेंज किए जाते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, ऑफिस के अंदर मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, तो ई लर्निंग तो बहुत ही ज्यादा चल रही है टेलीकॉम चैनल्स के थ्रू। तो बेटा ये थी हमारी यूटिलिटी ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, और यहीं से हमारा खत्म हुआ क्या, हमारा चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, जिसके अंदर हमने अपने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया। एंड आई होप कि आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पर समझा होगा और बहुत अच्छे से आपको सारी बातें यहाँ पर समझ आ भी गई होंगी। तो अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सो तब तक तैयारी करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।